गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गद्य खंड में से पाठ 5 गलता लोहा की दोहराई करवाऊंगी। इसके लेखक हैं शेखर जोशी। तो थोड़ा सा मैं आपको लेखक परिचय देना चाहूँगी यहाँ पर। तो जो शेखर जोशी हैं वो क्या हैं, एक नई कहानी के कहानीकार हैं। उनकी जो कहानियाँ हैं उनमें आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण किया गया है। अब जो इनकी यहाँ पर कहानी है गलता लोहा, उसमें भी क्या है कि उन्होंने जातीय अभिमान जो कास्टिज्म होता है उसके बारे में, और वो कैसे पिघलता है, उसके पिघलने और उसे रचनात्मक कार्य में ढलते हुए दिखाया गया है। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मोहन इसका मुख्य पात्र है। मोहन और धनराम दो बच्चे हैं जिनके इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। तो सबसे पहले मोहन धनराम के यहाँ पर आता है। मोहन एक ब्राह्मण जाति से था और जो धनराम था वह लुहार जाति से था। मोहन पढ़ने लिखने में जहाँ होशियार था तो धनराम ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा नहीं था और ना ही वो आगे पढ़ पाया था। जो मोहन के पिता थे वो उनका नाम वंशीधर था और धनराम के पिता का नाम गंगाराम था। गंगाराम की अपनी दुकान थी, लोहे की दुकान थी, यानी कि लुहार की दुकान थी। और जो वंशीधर जी थे, तिवारी जी, उनकी क्या थी, वो अपना पुरोहिती का कार्य करते थे। तो सबसे पहले आता है मोहन धनराम लोहार के यहाँ। लुहार और लोहार दोनों एक चीज़ है। मोहन के पिता वंशीधर पुरोहिती का धंधा करते थे। लोग उनके संयम और तप के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे, परंतु अब क्या था, अब वे बूढ़े हो चुके थे। अब वे व्रत उपवास भी नहीं रख सकते थे। तो उन्होंने एक दिन गहरी सांस लेकर अपने बेटे को सुनाया। किसको? मोहन को सुनाया कि चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने नहीं जा सकते। अब क्या था कि वो बूढ़े हो चुके थे, वंशीधर जी बूढ़े हो चुके थे, तो आना जाना उनके बस की बात नहीं थी। एक दिन उनको अपने यजमान चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करना था। जो ये पाठ होते हैं ना, ये जैसे पूजाओं के कुछ वो होते हैं, तो उनके उसका नाम है रुद्री पाठ। तो कहते हैं कि उसके यहाँ रुद्री पाठ करने नहीं जा सकते। अब जो मोहन था वो काफ़ी होशियार था, कुशाग्र बुद्धि था, तो उसने अपने पिता का आशय समझ लिया, किंतु कोई भी उत्तर नहीं दिया। लेकिन उसने अपने पिता का भार हल्का करने के लिए क्या किया, यह सोचा कि वे खेतों में जाकर जो घास उगाई है, जो घास उगाई है, उसको जाकर वो मैं काट आता हूँ। तो उसके लिए वो क्या करता है, हंसुआ उठाता है और देखता है कि जो उसकी धार थी वह कुंद हो चुकी है। तो वह उसकी धार तेज कराने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि वह अगर धार तेज होती तो ही वह खेत का कार्य कर सकता था। अब वो वहाँ पर जाता है तो क्या होता है, स्कूल जीवन की यादें उनको दोनों को अपने स्कूली जीवन की यादें आ जाती हैं। धनराम लोहार की दुकान पर कौन था? धनराम उसका सहपाठी रहा था। तो मोहन क्या होता है, एक खाली कनस्तर पर बैठकर उसका काम देखने लग जाता है। अचानक दोनों को अपने स्कूल मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आ जाती है। कुछ भी होता है, जब बच्चे बैठते हैं तो अपने स्कूल की बातें करते हैं और बातों के दौरान जो उनके अध्यापक रहे होते हैं उनको वे याद करने लगते हैं। तो इन दोनों के अध्यापक कौन थे? मास्टर त्रिलोक सिंह। और वे हंस हंस कर उनकी बातों को याद करते हैं। अब मास्टर जी जो त्रिलोक सिंह थे वे मोहन को तो अत्यधिक प्यार करते थे। उन्होंने उसे कक्षा का मॉनिटर बना रखा था और यहाँ तक कि जो कमज़ोर बच्चे थे, जो बच्चे पढ़ाई में वीक थे, वे उन लड़कों को भी मोहन से ही सजा दिलवाया करते थे। अब वहाँ पर बैठकर वे क्या बातें करते हैं, दोनों दोस्त मोहन के सुनहरे भविष्य की बातें करते हैं और कि किस तरह से मास्टर त्रिलोक सिंह जी कहा करते थे कि देखना, बड़े होकर यह बच्चा स्कूल का, अपने माता पिता का और मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन जो धनराम था वह क्या था, वह गणित में नालायक था। यानी कि जो मास्टर जी त्रिलोक सिंह जब उसको पढ़ाते ना तो उसको याद ही नहीं होता था। तो एक बार ऐसे में ही जो 13 की जो टेबल थी, पहाड़ा था, वह सुना नहीं पाया था। तो मास्टर जी ने उसे
खूब पीटा था और पिटवाया भी किससे था? मोहन से ही। फिर धनराम लोहार कैसे बनता है? अब धनराम है वह पढ़ाई में अच्छा था ही नहीं, तो एक बार मास्टर जी जब उसे तेहरे का पहाड़ा याद करने के लिए देते हैं तो वह लाख कोशिशों के बाद भी उसे याद नहीं कर पाता। और अब क्या था, उसे मार पड़ी। मार खाने पर भी फिर भी वह याद नहीं कर पाया था। तब मास्टर जी यानी कि त्रिलोक सिंह जी को गुस्सा आता है और वे उस पर व्यंग बाण शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। अर्थात जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बोल दिया जाता है कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, इसमें तो विद्या आ ही नहीं सकती। यह कहकर मास्टर जी ने क्या किया, अपने थैले में से 5-6 दरातियाँ भी क्या होता है, घास काटने का ही एक औजार आप कह सकते हो। 5-6 दरातियाँ धार लगाने के लिए उसे दे दी। अर्थात वो भी काम करना बंद कर चुकी थी, तो उनकी धार तेज करवाने के लिए उन्होंने धनराम को वो दे दी। अब तभी से वह अपने यानी कि अब धनराम का उसी दिन से ही क्या होता है, जो अपना दिनचर्या थी वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। वह स्कूल आना बंद कर देता है और अपने पिता गंगाराम के साथ दुकान पर ही कार्य करने लगता है। क्या करता है, धोकनी फूकना, सान लगाना, घन चलाना, ये सारे काम किसके होते हैं, लोहार के होते हैं। तो वह इन कामों को करने लग जाता है। अब क्या था, छोटा बच्चा था, तो उससे ढंग से जब काम नहीं होता तो उसके पिताजी भी उसे काफ़ी पीटते थे और ऐसे करते करते वह बड़ा हो जाता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि उसके पिताजी गंगाराम चल बसते हैं और धनराम अब अपने पिता की जगह पर लोहार का कार्य करने लगता है और न जाने कैसे वो काम को अच्छे से सीख जाता है। अब बारी आती है मोहन की। तो मोहन का संघर्ष में जीवन कैसे शुरू हुआ। अब मोहन क्या था, पहले तो पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, स्कूल में उसका नाम था, गांव में उसका नाम था, उसके मास्टर जी उसके पिताजी अत्यधिक प्यार करते थे, यहाँ तक कि उसके सहपाठी भी उससे काफ़ी प्यार करते थे। तो उसने जब अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी की तो उसे छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल गई थी। अब उसके पिताजी बड़े खुश हुए, तो उन्होंने इससे उत्साहित होकर सोचा कि वह अपने बेटे को पुरोहिती का कार्य न करवाकर उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा व्यक्ति बनाएंगे, एक बड़ा आदमी बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए एक स्कूल में भेज दिया। अब वो स्कूल कहाँ था, गांव से 4 मील दूर था। अब रास्ते में क्या थी, 2 मील की ऊंची चढ़ाई थी और बीच में एक नदी भी थी, लेकिन फिर भी मोहन स्कूल जाता रहता था। अब उसके पिता जब वो थक जाता तो उसके पिताजी क्या करते, उसे जो यानी कि और बच्चों का उदाहरण देते और कहते कि तुम तो वास्तव में ही एक अच्छे बच्चे बन सकते हो। लेकिन वो काफ़ी थक जाया करता, इतनी दूर आना जाना उसकी बस की बात नहीं थी। अब रास्ते में ऊपर से नदी थी। तो एक दिन क्या होता है कि वह जब नदी वापसी में नदी पार कर रहा था तो अचानक से नदी में पानी बढ़ जाता है। साथ में कुछ घसियारे थे जो घास काटने जाते हैं, कुछ घसियारे थे, तो उन्होंने उसको बचा लिया। तो जैसे तैसे सब सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाते हैं। उस दिन के बाद मोहन के पिताजी काफ़ी डर गए थे और उन्होंने उसको स्कूल नहीं भेजा। अब वो करें क्या, वो बड़े परेशान थे कि इसको आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ भेजूं। तो फिर मोहन लखनऊ में जाता है। तो लखनऊ में जाता कैसे है, मोहन के गांव का ही एक युवक, या आप ये कह सकते हो कि उसकी बिरादरी का एक युवक रमेश, वह लखनऊ से अपने गांव में आया हुआ था। तो मोहन के पिताजी उनसे मिलने गए रमेश से। तो फिर उसकी पढ़ाई की बातें करते हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ कि मेरा बेटा पढ़ने में तो काफ़ी होशियार है, मैंने इसको एक स्कूल में भेजा भी लेकिन वहाँ नदी थी रास्ते में तो मैं भेज नहीं पाया, तो अब मैं क्या करूँ। तो उस अपनी चिंता को उसके सामने प्रकट करते हैं। अब रमेश क्या करता है, रमेश उनके साथ सहानुभूति प्रकट करता है और कहता है कि मैं मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाता हूँ, जहाँ घर में 4 प्राणी हैं तो यह 5वां मोहन भी रह लेगा, ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी और बड़े शहर में जाकर यह अपनी पढ़ाई भी कर लेगा। अब वंशीधर काफ़ी परेशान थे, अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता थी। तो जैसे ही रमेश ने कहा
कि मैं लखनऊ ले जाता हूँ, तो उनको लगा कि रमेश तो एक भगवान है, उनको रमेश के रूप में एक भगवान मिल गया था। उन्होंने क्या किया, मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया। लेकिन जो एक गांव से वह बच्चा पहली बार बाहर निकला था, अपने माता पिता को छोड़ा था। गांव का माहौल होता है वह थोड़ा अच्छा, यानी कि मानते नहीं है ऐसा, लेकिन अच्छा होता है, संतुलित होता है। तो वहाँ जब वो शहर में जाता है, क्योंकि पहली बार अपने घर से निकला था, तो वहाँ सहमा सहमा रहता है। उससे क्या होता है, नौकरों की तरह से वहाँ पर काम लिया जाता है। जो घर की औरतें थी वे उससे पूरा दिन कार्य करवाती, यहाँ तक कि मोहल्ले की औरतें भी उससे काम करवाया करती थी। अब क्या हुआ, जो गांव का होशियार बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आया था, उसे शहर के एक साधारण से स्कूल में एडमिशन दाखिला दिलवा दिया जाता है। अब क्या था, वह सारा दिन घर के कामों में लगा रहता, तो घर के कामों के बोझ के कारण वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता और जैसे तैसे करके पास हो जाता था। गर्मी की छुट्टियों में वह साल में एक बार घर आता, अपने गांव आता, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह भी बंद हो गया था और उसे लखनऊ में ही रख लिया जाता था, ताकि रमेश की जो घर गृहस्थी है वह अच्छे से चल सके। अब मोहन क्या था, उसने हर परिस्थिति से समझौता कर लिया था। वह गांव वापस जाकर अपने पिताजी को दुखी नहीं करना चाहता था, तो और ना ही उसने अपने पिताजी को अपनी सच्चाई बताई थी कि किस तरह से रमेश ने उसके साथ बुरा किया है। फिर उसकी तकनीकी शिक्षा और बेरोजगारी की बात आती है कि 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसे क्या किया, आगे स्कूल में दाखिला नहीं दिलवाया। क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि BA MA करके लोग बेकार घूमते हैं, तो इसलिए उसका तकनीकी स्कूल, जैसे ITI वगैरह होती है ना, तो तकनीकी स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। घर की जो दिनचर्या थी वह पहले की तरह से चलती ही रहती है, सारे दिन वह काम करता है और थोड़ा बहुत पढ़ पाता है। तो जैसे तैसे करके वह अपनी उस शिक्षा को भी पूरी कर लेता है और वह शिक्षा पूरी होने के बाद वह नौकरी की तलाश में फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लग जाता है। अब वंशीधर को दुख आता है, मोहन के पिताजी को बड़ा दुख होता है। वे क्योंकि वे गांव में हर किसी को यह बताया करते कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनकर गांव में लौटेगा। लेकिन जब उनको वास्तविकता का अच्छे से पता चला तो वे बड़े दुखी हुए और उनको गहरा आघात पहुंचा। एक दिन धनराम ने भी मोहन के बारे में पूछा तो वे टाल गए और झूठ बोल दिया और यही कहा कि वो तो बचपन से ही बुद्धिमान था, तो अवश्य ही एक बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। अब ठीक है, चलता रहा जैसे चलता रहता था। अब मोहन अपनी दुकान पर, सॉरी बेटा, अब जो धनराम था वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ क्या कर रहा था, यानी कि एक लोहे की छड़ को गोलाकार रूप दे रहा था। वह अपने काम में मगन होकर लगा रहा, लेकिन जो मोटी छड़ थी ना, वह उससे ठीक से गोलाकार रूप नहीं ले पा रही थी। तो उसमें वो क्या होता है, उसको दुखी होता हुआ देखकर मोहन अपनी जगह से उठता है। वह कुशलतापूर्वक उस लोहे की छड़ को टिकाता है, स्थिर करता है और फिर उस पर नपी तुली चोट लगाकर उसे पीट कर गोलाकार दे देता है। अब इससे पहले एक बात और बताना मैं आपको चाहूँगी कि वंशीधर क्या था, जो वंशीधर एक क्या थे, पुरोहित थे, पुरोहिती का कार्य करते थे। तो मोहन भी उनका बेटा था, तो मोहन भी क्या हुआ, एक ब्राह्मण ही हुआ। तो मोहन था वह ब्राह्मण जाति का था और धनराम क्या था, एक शिल्पकार टोले से संबंधित था। तो उस गांव में क्या था कि जो उच्च जाति के लोग थे वे नीची जाति यानी कि शिल्पकार टोले में नहीं जाते थे, और अगर किसी कार्यवश जाया भी करते तो खड़े खड़े ही अपने काम को निपटा लिया करते। लेकिन मोहन तो वहाँ पर बैठा हुआ था, उसको बैठे हुए देखकर धनराम को काफ़ी आश्चर्य हो रहा था। अब मैं फिर से वहीं आती हूँ कि कैसे मोहन उस छड़ को गोलाकार रूप देता है। जब मोहन उस अब पूरी कुशलता और स्फूर्ति से उस लोहे की छड़ को गोलाकार रूप देता है तो अपने कार्य से बड़ा संतुष्ट होता है। साथ में ही जो धनराम है वह हैरान होता है कि एक तो यह ब्राह्मण लड़का होकर एक लोहार की दुकान पर बैठा है और इस होशियार बच्चे ने
इस काम को कैसे इतनी कुशलता से कर लिया है, मतलब कैसे कर चुका है ये। लेकिन मोहन क्या था, वह इन सब बातों से दूर उस लोहे के छल्ले की गोलाई को जांच रहा था, अर्थात अपने द्वारा किए गए कार्य को देख रहा था। उसकी आंखों में क्या थी, एक सर्जन की चमक थी और प्रशंसा पाने का भाव था कि धनराम अवश्य ही उसकी प्रशंसा करेगा। वह कैसे कर पाया था इस कार्य को, क्योंकि तकनीकी स्कूल में उसने ऐसा ही कार्य सीखा था। तो ये था आपका पाठ नंबर 5 का सार।